गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले आपके पेपर थर्ड के 3 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं और आपकी जो फोर्थ यूनिट जीवाश्म विज्ञान से रिलेटेड है। यहाँ जीवाश्म विज्ञान में आपको 4 प्लांट की स्टडी करनी है और वो 4 प्लांट हैं आपके फर्स्ट रायनिया, कैलामाइटिस, विलियमसोनिया, और लेपिडोडेंड्रोन। आपके सिलेबस में ये 4 वो प्लांट हैं जो जीवाश्मीय रूप से पाए गए। यहाँ ये टेरिडोफाइट्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये चारों के चारों प्लांट्स में जीवाश्म पादप हैं। कंप्लीट कोई पादप नहीं मिला है क्योंकि हमको भी पता है जब जीवाश्म हमको प्राप्त होते हैं तो पूर्ण रूप से कंप्लीट कभी नहीं मिलते। तो इन 4 प्लांट की स्टडी करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर हम टाइम स्केल की स्टडी करेंगे। कब कौन सा एरा आता है और किस काल में किसका प्रभुत्व रहा है, कौन से पादप किस काल में अधिक पाए गए और उस काल के अंदर कौन से जीव अधिक पाए गए। साथ ही साथ चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जीवाश्म विज्ञान। तो जीवाश्म विज्ञान के अंदर इनकी तो स्टडी पीछे करनी है। उससे पहले जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म विज्ञान होती क्या है, जीवाश्म विज्ञान में जो जीवाश्म बन रहे हैं वो जीवाश्म किस प्रकार से बनते हैं, उनको पृथक कैसे किया जाता है, जो चट्टानों के अंदर ये पाए जाते हैं उन चट्टानों से इनको पृथक किया जाता है, कौन कौन सी विधियां हैं, तो वो सारी 1 बाय 1 यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो यहाँ जीवाश्म विज्ञान कह किसे रहे हैं, क्या मतलब है जीवाश्म विज्ञान का। जो पादप आदिकाल में पाए जा रहे थे, जो पादप आदिकाल, और आदिकाल से मतलब है बहुत पुराना समय, हजारों वर्ष पीछे का समय। जो पादप आदिकाल में उपस्थित थे वो वर्तमान में चट्टानों में दबे अवशेषों के रूप में उपस्थित हैं। और ये सभी पादप नहीं है जो अवशेषों के रूप में पाए जा रहे हैं, कुछ ही पादप हैं जो यहाँ पर अवशेषों के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ जो आदिकाल में पादप पाए जा रहे थे, आदिकाल में जिन पादपों का प्रभुत्व था, जो बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट थे, वो पादप आज वर्तमान में जो चट्टानें, अवसादी चट्टानें भी यहाँ पर अधिकतर कौन सी होती हैं, अवसादी। इन अवसादी चट्टानों में दबे हुए अवशेषों के रूप में पाए जाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जो यहाँ पाए जाते हैं ये अवशेष क्या कहलाते हैं, अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इन अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन जिस शाखा के अंदर किया जाता है वो कहलाती है पुरावनस्पतिक विज्ञान। पुरावनस्पतिक विज्ञान जिसे क्या कहते हैं, पैलियोबॉटनी। पुरावनस्पतिक विज्ञान या फिर कहते हैं इसको पैलियोबॉटनी। तो पुरावनस्पतिक विज्ञान के अंदर हम प्लांट लेके नहीं चलेंगे क्योंकि पैलियोजोलॉजी और पैलियोबॉटनी। अगर पैलियोजोलॉजी की बात कर रहे हैं तो पैलियोजोलॉजी में हम जीवों का अध्ययन करेंगे, पैलियोबॉटनी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर वनस्पति की बात करेंगे। और एक जीवाश्म विज्ञान अगर हमने वर्ड बोला है तो जीवाश्म विज्ञान में दोनों ही आ जाते हैं, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है। यहाँ दोनों के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है।
जो जीव जंतु पेड़ पौधे जो आदि काल में उपस्थित थे, जो बहुत पहले के समय में उपस्थित थे, वो वर्तमान में अवशेषों के रूप में पाए जा रहे हैं और उन अवशेषों को हम क्या कह रहे हैं, जीवाश्म कह रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है, जीवाश्म विज्ञान कहलाती है। अब इन जीवाश्मों का निर्माण कैसे होता है, कैसे बनते हैं ये जीवाश्म। इन जीवाश्मों के निर्माण की क्या प्रक्रिया है। वर्तमान में जब हम चट्टानों की खुदाई करते हैं, वर्तमान में क्योंकि जो अवसादी चट्टानें हैं उन्हीं के अंदर ये पाए जाते हैं, चट्टानों की जब खुदाई की जाती है इस खुदाई में जो उपस्थित अवशेष हैं, ये अवशेष क्या होते हैं, जीवाश्म होते हैं। ये वर्ड तो अभी बोला है कि चट्टानों के अंदर जो जीव अवशेष मिल रहे हैं वही जीवाश्म कहलाते हैं। तो ये जीवाश्म रेडी कैसे होते हैं, बनते कैसे हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं बहुत पहली, जैसे हम लोग काफ़ी इंटरेस्ट के साथ में देखते हैं डायनासोर्स की जो मूवी होती है, डायनासोर कैसे विलुप्त हुए, क्या हुआ था उस टाइम पर, पैलियोजोइक एरा की बातें हैं वो, तो उस वक्त क्या हुआ होगा ऐसा। तो यहाँ जो पुराना समय था, जो हजारों वर्ष पुराना समय था, उस हजारों वर्ष पुराने समय में क्या हुई कि बहुत बड़ी पैमाने पर, बहुत बड़े स्केल पर तबाही हुई थी। कारण जो भी रहा हो उस वक्त का, किसी भी कारणवश उस तबाही में जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे, ये सभी क्या हो गए, मिट्टी की तहों में या परतों में दब गए। और लगातार दबते ही चले गए। टूटने के बाद में मिट्टी की परतें इनके ऊपर आ गईं और ऊपर आने के बाद में लगातार परतें इनके ऊपर जमती हुई चली गईं। ये जो परत या तह जो जमी है वो क्या बन गई, अवसादी चट्टान। ये परतें अवसादी रॉक से अवसादी चट्टान बन गई। क्यों बन गई, क्योंकि जो पहला समय था उस वक्त जब ये इस प्रकार का कोहराम मचा था, जब पेड़ पौधे बिल्कुल नष्ट हो गए, जीव जंतु बिल्कुल नष्ट हो गए, मिट्टी के अंदर दब गए, तो उस वक्त तो टेम्परेचर भी ऊपर नीचे रहा होगा, या तो बहुत अधिक रहा होगा या कम रहा होगा, एनीवन जो भी रहा है, लेकिन टेम्परेचर क्या रहा, कम या ज़्यादा परिवर्तनशील रहा था। उसकी वजह से यहाँ पर जो मिट्टी की जो परतें जमी थी इन जीव जंतुओं के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, ये किस में तब्दील हो गई, चट्टानों के अंदर तब्दील हो गई। क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ यहाँ पर पानी भी प्रेजेंट था जो कभी ज़्यादा या कम हो रहा था। इन सभी कारणों से, इन सभी प्राकृतिक कारणों ने यहाँ इन परतों को अवसादी चट्टानों में बदल दिया। तो यहाँ इन अवसादी चट्टानों में ये जीव जंतु दब गए। अब दबने के बाद में स्टूडेंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो कोमल शरीर वाले होते हैं और एक हार्ड कठोर बॉडी वाले होते हैं। क्योंकि जब जब पेड़ पौधे जमीन की तहों में दबते हैं तो इनके अंदर, इनकी सेल्स का जो भी पानी होता है, सेल्स में उपस्थित जितना भी जल होता है, जल कहाँ पहुंच जाता है, कोशिका के बाहर। जब जल कोशिका के बाहर पहुंच गया तो कोशिका में जितना होता है करीबन अगर हम ह्यूमंस की कोशिका की भी बात करें तो 80% के समथिंग जल होता है, 80-85%। जब जल बाहर निकल गया तो कोशिकाएं क्या हो गई, सिकुड़ गई। अब कोशिकाएं सिकुड़ गई, साथ ही साथ अब यहाँ पर सेल्स सिकुड़ती हैं, पहली बात। दूसरी बात, बराबर ऊपर वजन आ रहा है, मिट्टी की परतें जमती जा रही है, मिट्टी की परतों की वजह से यहाँ जो ऊपर का प्रेशर है वो प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो साथ ही साथ यहाँ पर प्रेशर भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। दबाव, जो यहाँ पर दबाव है वो दबाव भी क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ जा रहा है। तो अब यहाँ पर जो कोमल बॉडी वाले होते हैं,
ये जितने भी कोमल बॉडी वाले, चाहे एनिमल्स थे चाहे प्लांट थे, वो तो दबकर नष्ट हो गए। वो तो उनका तो कोई अता पता नहीं है। जिनके अंदर कठोर बॉडी थी, कुछ पार्ट कैसे थे, कठोर। जैसे बात करें एनिमल्स के अंदर बोन कैसी पाई जाती है, स्केलेटन कैसा होता है, कठोर होता है। कुछ प्लांट्स में आगे पढ़ेंगे हम, कैलामाइटस राइनिया के अंदर स्पोर्स होते हैं, तो पोलन ग्रेन होते हैं, तो इनके ऊपर कैसा आवरण पाया जाता है, बहुत कठोर आवरण पाए जाते हैं। तो ये परतों के अंदर दबने के बाद में, हजारों वर्ष दबने के बाद में भी कैसे हैं, यथावत रूप से पाए जा रहे हैं। खंडों में मिलते हैं एक साथ पूरा की पूरा, ना तो एनिमल मिलेगा ना प्लांट मिलेगा, टुकड़ों में मिलते हैं। तो लेकिन इनके जो कठोर बॉडी पार्ट थे, पूरी पूरी बॉडी नहीं, हम ये कहेंगे बॉडी पार्ट्स, ये यहाँ पर किस में बदले हैं, ये यहाँ जीवाश्म में बदलते हैं। तो यहाँ जल के कोशिका से जल निकलने के बाद में बराबर ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, दबाव इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद में जो जीवाश्म थे, इस दबाव के कारण जीवाश्म कैसे हो गए, चपटे। इसीलिए जो हड्डियों के ढांचे हैं वो कैसे मिलते हैं, टूटी हुई अवस्था में। पेड़ पौधे के जो ढांचे मिले वो कैसे मिले, टूटी हुई अवस्था में। प्रेशर पड़ने से वो चपटे हो गए और फ्लैट हो गए। अब फ्लैट होंगे तो जो मेन स्ट्रक्चर था वो क्या होगा, टूटेगा। तो यहाँ इसीलिए ये खंडों में प्राप्त हमको होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक प्रक्रिया और होती है, जैसे जल बाहर निकलता है तो यहाँ पर खनिजी भवन की प्रक्रिया होती है। जल के बाहर निकलने के बाद में यहाँ कुछ खनिज होते हैं, ये खनिज कहाँ आ जाते हैं, अंदर, कोशिका के अंदर खनिज आ जाते हैं। तो खनिजी भवन की प्रक्रिया भी यहाँ हो जाती है। अब खनिज एक बार कोशिका के अंदर आ गए तो वो क्या होंगे, जितनी वो दब चुकी थी वो तो दब जाएगी, और रही बची उसको वही वो सुरक्षित करेंगे, वहाँ प्रिजर्व कर देंगे, उसको परिरक्षित कर देंगे। तो बिल्कुल उसका अस्तित्व खत्म नहीं होने देंगे। तो खनिजी भवन अगर एक बार हो जाता है किसी भी जीवाश्म का, तो वो जिस स्थिति में खनिजी भवन हुआ था उसी स्थिति में कालांतर तक प्रेजेंट होती है, लंबे समय तक उसी स्थिति में मिल जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पेड़ पौधे या एनिमल्स थे वो जीवाश्मों में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इन जीवाश्मों को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जीवाश्म बनने की प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। जीवाश्मी भवन को प्रभावित करने वाले कारक, तो यहाँ पर किस प्रकार का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे जीवाश्म पूर्ण रूप से परिरक्षित या प्रिजर्व हमें मिल सके। तो अभी थोड़ी देर पहले अभी मैंने बात की थी कि जिनका बॉडी स्ट्रक्चर कोमल था, सॉफ्ट था, उनके सेल या टिश्यू तो गल करके क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो यहाँ जो सॉफ्ट बॉडी वाले थे, जिनके सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स थे, ये तो नष्ट हो गए पूर्ण रूप से, लेकिन जिनके अंदर बॉडी पार्ट कैसे पाए जा रहे थे, हार्ड, वो क्या हो गए, परिरक्षित हो गए, उनका जीवाश्मी भवन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उस वक्त पाए जाने वाले कुछ प्लांट्स जिनकी लीव्स कैसी थी, पत्तियां कैसी थी, चमड़े, चमड़े का मतलब लेदरी, जिनके ऊपर कोई मोटी परत पाई जा रही थी, चाहे वैक्स की हो या किसी क्यूटिकल की हो। तो यहाँ लेदरी जो लीफ पाई जा रही थी, ये लेदरी लीफ किसके रूप में, जीवाश्म के रूप में प्रिजर्व हो गई। क्यों? क्योंकि लीफ के ऊपर एक कवच प्रेजेंट था, एक प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट थी, जिसने इसको किस में बदल दिया, जीवाश्म में। जिनके अंदर किसी भी प्रकार की ऐसी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी, कंप्लीट बॉडी पार्ट कैसा था, सॉफ्ट था, वो कैसे हो गए, पूर्ण रूप से नष्ट हो गए।
दूसरा पॉइंट, जिस वक्त ये उथल पुथल हुई, ये भौगोलिक परिवर्तन हुए, उस वक्त जो प्लांट था, ये प्लांट किस में दबा? सॉइल के अंदर, सॉइल में दबा। तो दबने से पहले किस कंडीशन में था या जल्दी दब गया? अगर ये सॉइल के अंदर जल्दी दब गया तो क्या होगा? सुरक्षित। क्यों? क्योंकि अगर ये वातावरण में खुली अवस्था में प्रेजेंट है तो यहाँ इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। बैक्टीरिया है, फंगस है, छोटे माइक्रोब्स हैं, उस वक्त जो प्रेजेंट थे, मिट्टी की सतह के ऊपर प्रेजेंट थे, तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देंगे। बैक्टीरिया, फंगस इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगी। अगर जैसे ही पेड़ पौधे टूटे, टूटने के तुरंत बाद जो मिट्टी की तहों में दब गए, जो परतों के अंदर दब गए, वो क्या हो गए? अधिक सुरक्षित हो गए। और जो जिनका लेयरिंग पीछे हुई है, जो मिट्टी के अंदर पीछे दबे, वो क्या हो गए? जल्दी ही खराब हो गए। उनका कुछ पार्ट क्या हो गया? खराब हो गया, और जो शेष बचा हुआ पार्ट था वही प्रिजर्व पाया। तो इसलिए जीवाश्म की ये स्थिति भी डिपेंड करती है कि वो मिट्टी में कितने समय बाद दबा, और उसी के हिसाब से उसके जो अंग थे वो क्या होंगे? जीवाश्म के रूप में प्रेजेंट मिलेंगे। एंड थर्ड पॉइंट, अंदर दबने से पहले, जब मिट्टी में धंसाए तो धंसने से पहले सॉइल में धंसने से पहले प्लांट की स्थिति, वो भी बताया आपको। जिस स्थिति में प्लांट होगा उसी में उसका जीवाश्मी भवन होगा। एंड लास्ट पॉइंट, चट्टान की उत्पत्ति के दौरान, जिस वक्त चट्टानों का निर्माण हुआ है, क्योंकि यहाँ पर सारे जीवाश्म कहाँ प्रेजेंट हैं? चट्टानों के अंदर। चट्टानों के निर्माण के समय जीवाश्मों में क्या परिवर्तन आए? तो इसका मतलब जिस वक्त चट्टानों का निर्माण हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उस वक्त जीवाश्मों में क्या परिवर्तन आए? क्योंकि जल तो ऑलमोस्ट निकल जाता है, जीवाश्म बिल्कुल सूख जाता है। खनिजी भवन हुआ या पर खनिजी भवन हुआ, या कौन कौन से कार्य हुए जिसकी वजह से यहाँ पर चट्टानों जो भी परिवर्तन हुए चट्टानों के निर्माण के समय, उसी हिसाब से यहाँ पर जीवाश्म प्रेजेंट होगा। खनिजी भवन ज़्यादा हो गया तो फ्लैट नहीं मिलेगा। खनिजी भवन टाइम के बाद में हुआ है या बिल्कुल नहीं हुआ है तो बिल्कुल क्या मिलेगा? जीवाश्म फ्लैट मिलेगा। तो इसके आधार पर यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि जीवाश्मों का कुछ उस वक्त कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जो पूर्ण रूप से परिरक्षित पाए गए। कैसे? किसी कारणवश वहाँ का जो जल था, जल क्या हो गया? जहरीला। अगर जल वहाँ जहरीला हो गया, ऑक्सीजन की वहाँ क्या हो गई? कमी। ऐसी स्थिति में जितने भी प्लांट वहाँ पर प्रेजेंट थे सभी क्या थे? परिरक्षित थे। सारे प्लांट कैसे थे? परिरक्षित थे। जो जीवाश्म रूप में आज केवल उनके सॉफ्ट पार्टिकल हैं, बाकी की जो उनका स्केलेटन था वो प्रेजेंट मिलता है। कारण क्या था? कारण इसका ये था कि ऑक्सीजन की कमी होने से इनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ। जहरीला अगर पानी था तो उस जहरीले पानी की वजह से जो सेल्स थी वो तुरंत मर के वहीं उनके अंदर ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। सेल्स मर गई, मरने के बाद उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुए। तो इसी वजह से इस अवस्था में ये प्लांट कैसे हो गए? अधिक परिरक्षित हो गए। और एक पॉइंट बोला था कि सॉइल में जितनी जल्दी दबे हैं उतना ही वो सुरक्षित रूप में पाए गए। तो इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था मैंने आपको, मिट्टी के अंदर तहों में ना तो कवक होते हैं ना बैक्टीरिया होते हैं। और जब ये चीज़ नहीं होंगी तो उसका डिकम्पोजिशन भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर प्लांट कैसे पाए जाएंगे? सुरक्षित अवस्था में पाए जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स।